विद्यार्थियों, डॉक्टर सीमा मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बातें करेंगे पर्यावरण और विकास पर, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में हुआ था, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। उसके बारे में जो चीज़ें हम पहले पार्ट में पूरी नहीं कर पाए थे, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी जो संबंधित उपलब्धियां थी उस सम्मेलन से, उसमें हमने पढ़ा था रियो घोषणा हम पढ़ चुके थे, एजेंडा 21 हम पढ़ चुके थे। और ठीक इसी समय जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन चल रहा था और बहुत से अभिसमय या कन्वेंशन पर्यावरण संरक्षण को लेकर चल रहे थे, उनके बारे में भी मैं आपको संक्षिप्त में बताती चलूंगी। और उसके बाद हम आगे बातें करेंगे सम्मेलन के बारे में, और आगे बातें करेंगे हम। तो पहले देखिए, इसी समय वन प्रबंधन अभिसरण 1992 ये भी इसी समय हुआ था। और इसमें वृक्षारोपण के बारे में, वन के संरक्षण के बारे में, और साथ ही वन पुनर्वास के बारे में, इस तरीके के बारे में बातों के बारे में चर्चा की गई। उसके बाद आप देखेंगे वन सिद्धांत 1992। वन सिद्धांत में भी कैसे वनों को संरक्षित किया जाए, वनों को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे लिया जाए, और उसके अलावा वनों का वैश्विक हित, इन सब बिंदुओं को इस कन्वेंशन में चर्चा का विषय बनाया गया। और अब हम आएंगे जैव विविधता अभिसरण में। जैव विविधता अभिसरण 1992 में जैव विविधता को, किसी स्थान पर पाए जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों को कैसे संरक्षित रखा जाए, कैसे जो संकटापन्न प्रजातियां हैं वे लुप्त ना होने पाए, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई। और जलवायु परिवर्तन अभिसमय 1992, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें चर्चा की गई, जलवायु परिवर्तन अभिसमय 1992 में चर्चा की गई हरित गृह गैसों के दुष्प्रभाव के नियंत्रण की गंभीरता पर, कि ये जो गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जिनको हम हरित गृह गैसों की श्रेणी में रखते हैं, वो बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को। तो इनके दुष्प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जाए, और अपने अपने क्षेत्रों, कहा गया कि अपने अपने क्षेत्रों को ध्यान में रखकर, क्योंकि हर क्षेत्र की प्रायोरिटी, हर क्षेत्र की समस्याएं और हर क्षेत्र की वास्तविकता अलग अलग होती है। तो अपने अपने क्षेत्रों पर ध्यान रखें हम कि हरित गृह गैसों के दुष्प्रभाव को, उसके उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है, और फिर इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करें, विचार विमर्श करें और किसी नतीजे पर पहुँचें। उसके बाद पोषणीय विकास, लगातार सतत विकास की बात चल रही है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं और विकास कार्य भी साथ में चलता रहे। उसके बाद सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के बीच समन्वय। इस अभिसमय में जलवायु परिवर्तन अभिसमय में ये कहा गया कि इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित तथ्यों को तो शामिल किया ही गया था, और हरित गृह गैसों के दुष्प्रभाव के नियंत्रण के बारे में भी बातचीत की जा रही थी। तो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट और गैर सरकारी यानी कि नॉन गवर्नमेंट जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बीच में कॉपरेशन कैसे बैठाया जाए, कैसे समन्वय स्थापित किया जाए कि आपस में मिलजुल कर इन समस्याओं से निपटने के लिए कार्य कर सके। अब इस अभिसमय की या कन्वेंशन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि पक्षकारों के लिए, इसने किन पक्षकारों के लिए, जो इसमें सम्मिलित हुए थे, उनके लिए इस कन्वेंशन ने, इस अभिसमय ने मार्गदर्शक का कार्य किया, एक गाइडलाइन दी कि जो बाद के सम्मेलन हुए, इसके बाद जो सम्मेलन हुए, उनमें इस अभिसमय में, इस सम्मेलन में जो पक्षकार सम्मिलित हुए थे, उनके लिए एक गाइडलाइन का काम किया इसने। और इसलिए जो बाद में इससे सम्मेलन हुए, उन सम्मेलनों को इस अभिसमय के यानी कि जलवायु परिवर्तन अभिसमय 1992 के पक्षकारों का सम्मेलन कहा गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन, और शॉर्ट में इसको कहा गया COP, कॉप। अब हम देखेंगे ये कॉप सम्मेलन जो हैं वो 1995 से शुरू हुए, और मैं आपको बता दूं कि अभी तक लगातार हर वर्ष होते चले आ रहे हैं। तो कॉप 1 1995 बर्लिन में हुआ। इसको बर्लिन अधिदेश या बर्लिन मैंडेट के नाम से जाना जाता है। बहुत विस्तृत है ये सब कुछ, तो जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, उनको मैं आपको लेते चलूंगी, लेकिन आप देखते चलेंगे क्रमशः कि कौन सा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ। अब 95 से लेकर अब तक 25
25 कॉप आयोजित हो चुके हैं। 26 ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में होने वाला था, किंतु कोविड-19 की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब हम देखेंगे इसके समय अनुसार, मैंने इसको आपके लिए ईयर वाइज पूरे सिस्टमैटिक सेट कर दिया है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए, क्योंकि आप जब पढ़ने बैठेंगे और आपको थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सिस्टमैटिक है ये 1995, है ना, आप देख रहे हैं। उसके बाद आप इसके बाद 1995 के बाद आप देखेंगे अभी तक 25 सम्मेलन हो चुके हैं, मैंने आपको बताया। फिर उस समय 1997, तो लगातार होते रहे। 95 में पहला सम्मेलन हुआ, फिर 96 में हुआ एक, और अब हम देखेंगे कि 1997 में दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसको सामान्य भाषा में अगर हम समझने के लिए बोले तो इसको आपको कहीं कहीं पर विश्व शिखर सम्मेलन के नाम से मिलेगा, और कहीं रियो प्लस 5 के नाम से मिलेगा, और कहीं पर द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से मिलेगा। तो रियो प्लस 5 इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पहली बार जब पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था, और तो ये जो रियो 5 यानी कि उसके 5 वर्ष बाद ये आयोजित किया गया था दोबारा 1997 में न्यूयॉर्क में, 23 से लेकर 27 जून तक। तो ये किस लिए आयोजित किया गया था? इसका प्रमुख उद्देश्य ये था, इसमें 70 राष्ट्रों के अध्यक्षों ने और 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये आयोजित क्यों किया गया था? तो रियो सम्मेलन 1992 में जो अनुमोदित कार्यक्रम थे, क्या उनको पूरी तरह से अमल में लाया जा सका है? क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं? किन किन चीजों पे नियंत्रण पाया जा सका है? एक प्रकार से पुनरावलोकन करने के लिए 1992 के सम्मेलन के यहाँ पर रियो सम्मेलन के पुनरावलोकन के लिए ये रियो प्लस 5 में जिसको मैंने लिखा है रियो 5, ये इस सम्मेलन को यहाँ पर विशेष सम्मेलन ये बुलाया गया। अब जब बुलाया गया तो जब बातचीत हुई और चीज़ें सामने आई तो पता चला कि जो रियो सम्मेलन 1992 में अनुमोदित कार्यक्रम थे उनको अमल में सही ढंग से नहीं लाया जा सका है, बल्कि पर्यावरण अवनयन यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो तेजी से हुआ है, पर्यावरण में गिरावट लगातार आई है। तो फिर ये कहा गया कि अब जो मसले चर्चा के लिए हैं उन मसलों को अब हम अगले कॉप सम्मेलन में 1997 में जो कॉप सम्मेलन हुआ उसी को क्योटो सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 160 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और ये 1997 दिसंबर में 11 दिसंबर 1997 को इसको अपनाया गया था और फरवरी 2005 में ये लागू हुआ था। तो इसमें मुख्य मुद्दा क्या था, आपको ये देखना, ठीक है। मुख्य मुद्दा क्या था इसमें कि ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा की गई, जो पृथ्वी में तापमान लगातार बढ़ रहा है उस पर बातचीत की गई। हरित गृह गैसों के उत्सर्जन पर बात की गई कि उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो पा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारणों को जानना कि आखिर जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसको नियंत्रित करने के बारे में बात की गई कि क्या क्या उपाय किए जाएं। वह पर्यावरण में गुणात्मक सुधार करना, क्वालिटेटिव सुधार, कि कैसे पर्यावरण प्रबंधन किया जाए, नियोजन किया जाए और कैसे संसाधनों का प्रयोग किया जाए कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। अब इसमें जो यूरोपीय संघ ने भाग लिया था उसने 8%, अमेरिका ने 7 यानी कि 7%, जापान ने 6%, कनाडा ने 3% गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने पर यह सहमत हुए। एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूं कि यूरोपीय संघ 8%, अमेरिका 7%, जापान 6%, कनाडा 3%। गैसों के उत्सर्जन में इन लोगों ने क्रमानुसार जो मैंने आपको बताया इतने % कटौती करने पर ये सहमत हो गए और विकसित देशों पर कोई प्रतिबंध विशेष लागू नहीं हो पाया, किंतु मालदीव, मॉरिशस, हवाई द्वीप आदि देशों ने क्या कहा कि 2005 तक 20% की कमी उत्सर्जन स्तर में कर रहे थे
जो देश की अपेक्षा कर रहे थे कि 20% की कमी उत्सर्जन में की जाए। ये देश कि विकसित देशों पर कोई प्रतिबंध भले ही विशेष रूप से लागू नहीं हुआ था, किंतु मालदीव, मॉरिशस, हवाई द्वीप जैसे जो देश थे जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे उत्सर्जन से, उनका कहना था कि ये अपेक्षा कर रहे थे उत्सर्जन स्तर में कि इनकी इतनी कमी जो है 20% की कमी की अपेक्षा ये कर रहे थे। इनका कहना था कि इतनी कमी होनी चाहिए। और कहा गया कि जो देश समझौते का उल्लंघन करेंगे उनको जुर्माना देना होगा। और फिर 1998, ये तो कब की बात हो गई, 1997 की। मुख्य मुद्दे क्या क्या थे आपने देख लिए। ग्लोबल वार्मिंग, हरितगृह गैसों का उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन के कारणों को जानना, नियंत्रित करना, पर्यावरण में गुणात्मक सुधार करना। फिर किस देश ने कितने उत्सर्जन पे कमी की बात की। और 2005 तक जो देश बहुत प्रभावित हो रहे थे उत्सर्जन से, उन्होंने 20% की कमी उत्सर्जन स्तर में करने की अपेक्षा की थी। जो देश समझौते का उल्लंघन करेंगे कहा गया कि उन्हें जुर्माना देना होगा। फिर 1998 में COP 4 से लेकर COP 7 2001, ठीक है, आप ध्यान देंगे इस चीज को। अब ये जो 2001 का COP सम्मेलन था, ये हुआ था अफ्रीका के मोरक्को के मराकेश नामक स्थान पर। और इसमें जो कुछ भी, इसमें जो दस्तावेज तैयार किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल का जो दस्तावेज था वो पूर्णतः यहाँ पर तैयार हो चुका था। और चूंकि ये जो सम्मेलन था COP 7, ये 2001 में अफ्रीका के मोरक्को के मराकेश नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इस जो दस्तावेज तैयार जो पूरा हुआ था, इस पूरे जो सम्मेलन है इसकी उपलब्धि इसको मानी गई और इसको नाम दिया गया मराकेश अवार्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रियो 10। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये तीसरा सम्मेलन हो गया, विश्व शिखर सम्मेलन रियो 10, जो कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में, ठीक है, जोहान्सबर्ग में 2002 में। दक्षिण अफ्रीका का एक कंट्री है दक्षिण अफ्रीका। आप ध्यान देंगे, अफ्रीका एक महाद्वीप है और उसके दक्षिण में एक देश है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और वहाँ पर एक जगह है जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग जो था, वहाँ पर 2002 का विश्व शिखर सम्मेलन हुआ और इसमें धारणीय विकास यानी कि सतत विकास पर ध्यान दिया गया, आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया कि कैसे अर्थव्यवस्था होनी चाहिए कि सभी को समान स्तर प्राप्त हो, गरीबी किसी के साथ इतनी अधिक ना हो कि वो सही पर्यावरण में जी ना सके, सामाजिक विकास सही तरीके से हो, इस तरीके से सोशल डेवलपमेंट हो कि सबको अच्छे पर्यावरण में रहने का अवसर मिले, गरीबी और पर्यावरण अवनयन को रोका जा सके, गरीबी कम हो, पर्यावरण अवनयन को रोका जा सके, इन बिंदुओं पर चर्चा की गई। अब क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हो चुका था, जिसको स्वीकार किया गया था 1997 दिसंबर में। अब इसमें क्या बातें आई सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में विश्व पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का प्रयास बहुत जरूरी है और इसलिए ये लागू किया गया क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को। ये एक महत्वपूर्ण समझौता था। इसमें जो प्रथम सूची में दर्शित 38 विकसित देश थे, इसकी सूची में दर्शित उन 38 विकसित देशों के द्वारा हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 2012 तक 5.2% उत्सर्जन को कम करने का प्रावधान किया गया कि कम किया जाएगा 5.2% उत्सर्जन 38 विकसित देशों के द्वारा। अब COP 8 से COP 16 तक सम्मेलन लगातार होते रहे 2011 तक, ध्यान दीजिएगा इधर। और 2011 के बाद 2012 में फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, विश्व शिखर सम्मेलन। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें जो है क्या क्या बातें सामने आई, ठीक है। तो 2012 का विश्व शिखर सम्मेलन मैं आपको अभी बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि COP 17 से COP 25 2019 तक लगातार COP सम्मेलन होते रहे और 26 अभी होना था ग्लासगो में यूनाइटेड किंगडम के नवंबर में 2020 में, लेकिन उसको स्थगित किया गया है अभी फिलहाल। और अब हम जानेंगे
2012 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में, जो 20 से 22 जून 2012 तक चला। रियो 20 के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्यों रियो 20 के नाम से जानते हैं? 1992 के बाद 5 साल बाद रियो 5, उसके बाद 10 साल बाद रियो 10 और उसके 10 साल बाद रियो 20। 1992 2012 20 साल बीत गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? सतत विकास के लिए, संपोषित विकास के लिए नई राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना कि कैसे सतत विकास किया जाएगा। अब पुरानी नीतियों को तो मान लिया गया कि उनके आधार पर तो बहुत कुछ किया नहीं जा सका है, तो नई पॉलिसीज लाई जाए, नई प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जाए। 1992 के रियो सम्मेलन के बाद क्या प्रगति हुई थी अभी तक और क्या कमियां थी, उनका आकलन किया गया और पाया गया कि कुछ नई चुनौतियां हैं जिनका सामना करना होगा। वे चुनौतियां थी सतत विकास व गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था को लाना। अब सतत विकास यानी कि संपोषित विकास, संसाधनों की मितव्ययता से प्रयोग करते हुए विकास कार्य करना, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कम करना, गरीबी को हटाने के लिए प्रयास करना, गरीबी समाप्त करने के लिए प्रयास करना। हरित अर्थव्यवस्था ये क्या है? ये नया शब्द है आपके लिए, हरित अर्थव्यवस्था। तो मैं आपको बता दूं, हरित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि निजी या सार्वजनिक जो भी कोई भी प्रतिष्ठान हो, निजी हो या सार्वजनिक हो, किसी भी उद्योग में, निजी या सार्वजनिक में, उत्सर्जन की मात्रा कम से कम हो और उसके साथ पर्यावरण प्रदूषण भी कम से कम हो, इस प्रकार की व्यवस्था बनाना, और ताकि पर्यावरण का संपोषित रूप से प्रयोग होता रहे और संपोषित विकास हो, और सार्वजनिक और निजी उद्योग जो हैं उनके द्वारा औद्योगिकरण जो भी किया जा रहा है, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो, उनमें उत्सर्जन की मात्रा कम से कम हो, हरित गृह गैसों के उत्सर्जन की मात्रा कम से कम हो और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण भी कम से कम हो। इसको ध्यान में रखकर अर्थव्यवस्था निर्धारित करना। निरंतरता के साथ गरीबी उन्मूलन के कार्यकलापों को बढ़ावा देना, हरित व्यवस्था से यही अर्थ है। इसमें हम एक चीज जोड़ सकते हैं हरित व्यवस्था में से, मैंने यहाँ पर लिखा है निरंतरता के साथ गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। तो निरंतरता से मेरा अभिप्राय वही है कि निरंतर उत्सर्जन में हरित गृह गैसों के कमी और पर्यावरण प्रदूषण में कमी। तो खाद्य, और इसमें जिन मुद्दों पर विशेष रूप से विचार किया गया, खाद्य सुरक्षा, ईंधन, जल, हरित रोजगार, जैव विविधता, इस प्रकार से ऐसे लगभग 15 मुद्दों पर विचार किया गया। और इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो आउटकम आया जिस डॉक्यूमेंट के रूप में, उसको जीरो ड्राफ्ट कहा गया। क्यों? क्योंकि इसका शीर्षक रखा गया कि भविष्य जो हम चाहते हैं, अब तक जो भी हुआ वो अलग था, लेकिन अब हम जिस आधार पर काम करेंगे उसका बेस क्या होगा कि भविष्य जो हम चाहते हैं और प्रकृति व विकास के बीच सामंजस्य। इस पूरे रियो सम्मेलन को जान लेने के बाद, जो भी चर्चा हुई उसको जान लेने के बाद बहुत संतोषजनक परिणाम नहीं थे। प्रकृति व विकास के बीच सामंजस्य अब भी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, और ऐसा कहा गया विशेषज्ञों के द्वारा कि इस दस्तावेज की शब्दावली को पढ़कर ऐसा लगता है कि यह सतत विकास के लिए हरित अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि हरित उद्योग या बाजार को प्रोत्साहित करने वाली शब्दावली है। और विकासशील देशों का समूह G77 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचों में कुछ मूलभूत परिवर्तन करना चाहता था, क्योंकि उनका मानना था कि हम विकासशील देश हैं और हम विकसित देशों के जैसी हमारी अवस्थाएं नहीं हैं, परिस्थितियां अलग हैं। तो कुछ परिवर्तन जब मूलभूत ढांचे में किया जाएगा, संस्थागत ढांचों में, तभी कुछ सही ढंग से व्यवहारिक रूप में इन चीज़ों को अपनाया जा सकेगा। जो एक्सपेक्टेशन, जो अपेक्षाएं इन सम्मेलनों की है हमसे, तो भारत के नज़रिए से भी देखें तो बहुत व्यवहारिक नहीं रहा। किंतु हम ये नहीं कह सकते कि इन सम्मेलनों को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये उपयोगहीन है, कि कोई उपयोगिता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। पर्यावरण प्रबंधन के प्रति इन सम्मेलनों ने जागरूक किया, बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों पर विचार किया गया। कुछ देशों ने हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में अपनी कमी भी लाई,
विकसित देशों ने कुछ विकसित देशों ने आर्थिक सहायता भी देना शुरू की विकासशील देशों को भी इस कार्य के लिए, पर्यावरण प्रबंधन के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूरे विश्व में काम हो रहा है। आज हर देश इसके प्रति सचेत है, जागरूक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज हमारे लिए। तो इस और भी कई सम्मेलन चलते रहे लगातार। अभी भी पेरिस में भी एक शिखर सम्मेलन हुआ था 16 में, उसमें भी कहा गया कि 2% से कम रखा जाए, हमेशा पृथ्वी का तापमान हर वर्ष 2% से कम ही वृद्धि हो, उसमें 2% से कम रहे उसका तापमान, उससे अधिक ना बढ़े। इन सब चीज़ों पर 2% से कम वृद्धि हो, इस बात पर ध्यान दिया जाए। और इस बात पर ध्यान दिया जाए कि पर्यावरण प्रबंधन ऐसा हो कि विकसित देश जो है वो सहायता करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों की, और गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाए और सभी लोग अवेयर हों, इस दिशा पर कार्य करें, ताकि मनुष्य को, चाहे वो किसी भी देश में रहने वाला हो, उसको एक अच्छे पर्यावरण में रहने का, स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अवसर प्राप्त हो सके। आशा करती हूँ आपको ये पृथ्वी सम्मेलन समझ में आया होगा। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।